हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल है, आपको ये सिंपल लग रहे हैं क्योंकि आप यूपी पीजीटी के एग्जाम से इसको कंपेयर कर रहे हैं। अभी शुरू के 100 क्वेश्चंस सिंपल लेके चलेंगे क्योंकि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चन टफ मिले, आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं क्योंकि एग्जाम का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को पास करना। तो आपको सिंपल एज वेल एज टफ क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो शुरू के जो 100 क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा सिंपल साइड लेके चलेंगे और फिर मॉडरेट एंड देन टफ। तो इस तरह से हम लोग जो है हमारा प्रोसेस उसको बढ़ाएंगे आगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें भी आपको कंपैरेटिवली बहुत सिंपल से क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं। उसके आगे वाले लेक्चर में भी आपको सिंपल सिंपल ही दिखेंगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे एंड देन फिर थोड़े टफर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके लिए पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है फॉर अ क्वांटम वेव पार्टिकल ई इज, ई का मतलब है एनर्जी। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से पता है ई जो है वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू, जहाँ न्यू जो है वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। हमें फिर ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। एफ को अगर मैं न्यू लिख दूं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ठीक है। दूसरा हमें ये पता है एच कट इक्वल्स टू होता है एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से आप इस एच को लिख सकते हो 2 पाई एच कट। तो ये जो ई का फॉर्मूला लिखा है इस एच की जगह आप लिख सकते हो एच कट 2 पाई और ये न्यू, और ये 2 पाई न्यू जो है ये क्या बन जाएगा, ओमेगा। तो हमारे पास ई की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, एच कट ओमेगा। हालांकि ये तो मैं आप लोगों के बेसिक्स क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो मेरे हिसाब से बच्चों को पता ही होता है आंसर क्या आना है। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ अ नेचर डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है वो किस तरह का होता है? तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दोनों तरह के नेचर शो करती है, वो वेव नेचर भी शो करती है और वो पार्टिकल नेचर भी। ठीक है। तो ईएम वेव शोज both type of nature, both types of properties, both type of properties। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेव प्रॉपर्टीज की, वेव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वेव प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, वेव प्रॉपर्टीज होती है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। वहीं अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस के वेव प्रॉपर्टीज के अलावा पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर में क्या आएगा, पार्टिकल प्रॉपर्टीज। तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा एक तो आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा आ जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट। तो जो एक ईएम वेव है ये दोनों शो करती है, इसका मतलब कौन सा नेचर हो गया, डुअल नेचर हो गया, है ना। दैट मीन्स कि कौन सा नेचर हो गया, डुअल नेचर हो गया। तो जो ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो शो करती है डुअल नेचर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डी ब्रोगली एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। डी ब्रोगली एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी विच इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल if its mean life is 200 सेकेंड। तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ में एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड मीन लाइफ, ये जो टाउ लिखा है मैंने, इस टाउ का मतलब है मीन लाइफ। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 और टाउ, 0.693 और टाउ, ये रिलेशन होता है हाफ लाइफ और मीन लाइफ के अंदर। गिवन है, गिवन क्या है, जो टाउ है उसकी वैल्यू है 200 सेकेंड्स। टाउ जो है उसकी वैल्यू है 200 सेकेंड्स। तो टी हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, 0.693 इंटू 200।
0.693 इंटू 200, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 138.6 सेकेंड्स। क्या आंसर आएगा? 138.6 सेकेंड्स। इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 138.6 को हम डिवाइड करेंगे 60 मिनट से, तो 60 मिनट से डिवाइड करोगे तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 2.31 मिनट्स। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। ये रिलेशन आप याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, ये रिलेशन आप याद रखना। नेक्स्ट, इन एक्सरे एमिशन ट्यूब एक्सरे इज एमिटेड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ। एक्सरे एमिशन ट्यूब में एक्सरे किसके एमिशन से, है ना, जो है वो निकलती है। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं? हाई वोल्टेज के ऊपर एक्सेलरेशन होता है ना, हाई वोल्टेज के ऊपर वो एक्सेलरेटेड होते हैं, और ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये स्ट्राइक करते हैं टारगेट मेटल के साथ। टारगेट मेटल के साथ जब ये स्ट्राइक करते हैं तो सडन एक्सेलरेशन आता है, और सडन एक्सेलरेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो इन एक्सरे ट्यूब electrons are accelerated through accelerated through high voltage and they strikes a metal target. And सडन है ना, सडन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, दोनों चीज पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, सडन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, जिसको ब्रेम स्ट्रालुंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेम स्ट्रालुंग। ये जो है सडन जो हो रहा है इसको हम ब्रेम स्ट्रालुंग भी बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सरे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस एक्सरेज। तो यहां पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट? कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब क्या है? कॉम्पटन शिफ्ट के अंदर वेवलेंथ इंक्रीज होती है ना, जब जो हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरेज है जब उनका कॉलिजन होता है ना, तो एक्सरे का जब कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो जो वेवलेंथ है उसके अंदर इंक्रीज आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो कॉम्पटन शिफ्ट refers to increase in wavelength of scattered X-rays after collision with electrons. तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? शिफ्ट इन वेवलेंथ, विच इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्यूरिंग देयर डिके? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जब डिके होता है तो व्हेन a radioactive substance डिकेज, जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके होता है तो क्या क्या निकलता है? एक निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, दूसरा होता है बीटा पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर आती है गामा रेज, है ना, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और एक आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन्स। तो कौन नहीं निकल रहा है? कौन नहीं निकलता है? प्रोटॉन्स। तो अल्फा पार्ट, जब हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके होगा तो उसमें कौन एमिट नहीं होता है? तो प्रोटॉन्स एमिट नहीं होता है। नेक्स्ट, गिव द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है वो क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन की अगर मैं बात करूं, वर्क फंक्शन क्या है? इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
required to remove minimum energy required to remove an electron from the metal surface, फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी है। जनरली इसको किस में मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जनरली इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी का करेक्टरिस्टिक क्या है? तो ब्लैक बॉडी क्या करती है? उसके ऊपर एब्जॉर्ब होने वाली जितनी भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? वो एक परफेक्ट रेडिएटर की तरह काम भी करती है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पॉसिबल जो रेडिएशन है उसका मैक्सिमम एमिशन भी कर देती है और एब्जॉर्ब भी करती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। तो अ ब्लैक बॉडी absorbs all incident radiation and also emits maximum possible radiation। तो यहां दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? परफेक्ट रेडिएटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर। नेक्स्ट है, रेल्स जीन्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? रेल्स जीन्स लॉ इनमें से किसके लिए जो है वो सही होता है? तो रेल्स जीन्स लॉ हम यूज करते हैं किसके लिए? लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। अगर हम इसको शॉर्टर वेवलेंथ के लिए प्रोड्यूस करेंगे या यूज करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, है ना। तो फॉर शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूसेस ultraviolet कैटास्ट्रोफ। तो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, हम इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं? लॉन्ग वेवलेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्बडा। तो E प्रोपोर्शनल हो गया किसके? 1 अपॉन लैम्बडा के, या E इज रेसिप्रोकल टू लैम्बडा। तो यहां से E प्राइम अपॉन P इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्राइम। तो ये हो गया लैम्बडा अपॉन लैम्बडा बाई 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डबल हो जाएगी, है ना। तो सॉरी एक मिनट, E प्राइम। तो हमें पूछा है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो डबल कर दी जाए तो यहां से ये बन जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास E/2, यानी कि आधी हो जाएगी। तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई आर अल्काली मेटल्स मोस्ट सुटेड एज फोटो सेंसिटिव मेटल्स? अल्काली मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है वो लो होता है, और लो वर्क फंक्शन होता है इसलिए यहाँ से इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट किए जा सकते हैं, इसलिए जो अल्काली मेटल्स है वो सेंसिटिव होते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल्स के लिए। ठीक है, तो अल्काली मेटल्स एमिट electrons easily because they require very small energy. Thus they possesses low work function. तो उनका जो वर्क फंक्शन है वो क्या होता है? लो होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट, वाटर ऑन मेल्टिंग एंड हैज द फ्यूजन कर्व विद अ स्लोप। तो आइस जो है उसका जो वॉल्यूम है वाटर के कंपैरिजन में लार्ज होता है, और जब आइस जब पिघलेगी तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और वाटर जो है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम साफ साफ दे सकते हैं कि जो फ्यूजन कर्व होता है वाटर के लिए उसकी नेगेटिव स्लोप होती है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। इसलिए जब
मेल्टिंग होगी तो वाटर जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फ्यूजन कर्व की जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो आइस ऑक्यूपाइज larger volume, ice occupies larger volume than water, on melting, volume decreases, and water contract, and according to Clapeyron equation, according to Clapeyron equation, fusion curve for water has negative slope, तो वाटर की जो नेगेटिव स्लोप है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में वो कौन सी स्लोप आती है, नेगेटिव स्लोप आती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, है ना, हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एस्टिमेट द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वाटर एट प्रेशर ऑफ 30 मेगा पास्कल। 30 मेगा पास्कल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है लिक्विड वाटर का, वो कितना होता है, तो हमें ये बताना है। तो बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो प्रेशर बढ़ता है तो क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो स्लाइटली नीचे आता है, और वो नीचे आता है तो उसकी जो वैल्यू है 30 मेगा पास्कल पर हमें बतानी है, तो वो लगभग होती है -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये होता कैसे है वो मैं भी समझा देता हूँ। तो इंक्रीजिंग प्रेशर lowers freezing point slightly, approximately। तो यहां से डेल्टा टी जो है, मतलब टेम्परेचर जो रिड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, -0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेगा पास्कल के लिए 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो आपको निकालना है 30 मेगा पास्कल के लिए। तो एट 30 मेगा पास्कल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 30 से, तो 30 इंटू 0.0075, तो ये आ जाता है 0.2। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या आ जाएगा, -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, what will be the value of temperature of hot reservoir in a Carnot cycle if the temperature of cold reservoir is 25 degree centigrade, heat absorbed from the hot reservoir is 12 joule and heat rejected to cold reservoir is 4 joule। देखो कार्नोट साइकिल की बात चल रही है, तो फॉर कार्नोट साइकिल हम ये लिख सकते हैं Q1/Q2 इक्वल्स टू T1/T2। Q1 हमें दिया है 12 जूल, Q2 हमें दिया है कितना, 4 जूल, और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हमें दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हमें दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो वो हो जाएगा 298 केल्विन। 273 ऐड कर दिया, तो यहाँ इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 12/4, ये हो जाएगा T1/298, तो यहाँ से T1 हो जाएगा 3 इंटू 298, तो ये हो जाएगा 894। आंसर आ जाएगा 894 केल्विन, विच इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, व्हेन डज अ रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन क्लोजली। रियल गैस जो है वो आइडियल गैस को कब अप्रोच करती है, तो जब आप प्रेशर को लो कर दोगे और टेम्परेचर को हाई कर दोगे। प्रेशर को लो करोगे तो टेम्परेचर को हाई करोगे, तो जो रियल गैस है वो अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिकल हो जाएगी आइडियल गैस के। नेक्स्ट है, which law of thermodynamics says that efficiency of heat engine cannot be 1। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट,
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारे पास ये कोई अगर हीट इंजन है तो ये है सोर्स, ये है सिंक और ये हमारे पास इंजन है, और यहाँ हमारे पास वर्क डन आ रहा है। वर्क डन की वैल्यू है Q1 माइनस Q2। वर्क डन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है Q1 माइनस Q2। ये आ रही है हीट और ये है रिजेक्शन, ये है रिजेक्शन। तो केल्विन प्लैंक ये कहता है कि नो डिवाइस और हीट इंजन, नो डिवाइस और हीट इंजन is possible whose efficiency is 100%। कोई भी ऐसा इंजन या डिवाइस पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। एफिशिएंसी हम निकालते हैं वो बराबर होती है W/Q1 के, यानी कि वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। तो ये बराबर हो गया Q1 माइनस Q2/Q1। एफिशिएंसी 100% होगी इफ़ Q2 इक्वल्स टू 0, तो उसी केस में एफिशिएंसी क्या हो सकती है, 100% हो सकती है। और Q2 कैन नॉट बी 0, Q2 जो है वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट हीट का लॉस होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए ये कहाँ से आता है, सेकेंड लॉ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जो है वो कौन से टेम्परेचर पर होता है, तो वो होता है 0 केल्विन पर, है ना। तो बोला है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इन स्टैंडिंग वेव। नोड और एंटी नोड, नोड का मतलब होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0। और एंटी नोड का मतलब होता है, एंटी नोड का मीनिंग होता है जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स। मान लो दो नोड पॉइंट है, ये नोड है, ये नोड है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी λ/2। इसी तरह से मान लो दो पॉइंट है, एक एंटी नोड एक एंटी नोड, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी होगी λ/2। अब लेट सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, एक है एंटी नोड और एक है नोड, एक है एंटी नोड और एक है नोड, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी λ/4। तो आंसर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, λ/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, और ये हमें बताता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। तो इट टेल्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल, it tells that magnetic monopole does not exist, it tells us that magnetic monopole does not exist, पहला। और दूसरा क्या हो गया कि जो एक क्लोज सरफेस है उसके लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दूसरा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो अ क्लोज सरफेस इज 0। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू पेंडुलम इज 2:3, देन देयर लेंथ आर इन रेशियो। तो फ्रीक्वेंसी और जो लेंथ है उसमें रिलेशन होता है f इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L। तो यहां से आप लिख सकते हो F1/F2 इक्वल्स टू √L2/L1। फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेशो दे रखा है 2:3, तो ये 2:3 इक्वल्स टू L2/L1। तो यहां से L2/L1 इक्वल्स टू हो गया 4/9। नहीं, उल्टा लिख दिया ना मैंने, हमें पूछा है लेंथ का रेशो ना, तो L2/L1 का रेशो है 4:9, तो L1/L2 हो जाएगा 9:4। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ स्ट्रिंग वेव एनकाउंटर्स अ कंप्लीटली फिक्स्ड एंड, मतलब एक स्ट्रिंग है ये और ये फिक्स्ड एंड है,
तो यहाँ से ये वेव चली ऐसे, यहाँ से वेव चली, तो जब ये इससे टकराएगी तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इसका फेस चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा और ये किस डायरेक्शन में चलेगी, इसमें, यानी कि ये इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। तो फेस चेंज बाय पाई, तो इसका जो फेस चेंज है वो कितने से हो जाएगा, पाई से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर के ई, और फॉर एस एच एम वी जो है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू होती है 0, तो v इक्वल्स टू हो जाता है ए ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो मीन पोजीशन पर एट एक्स इक्वल्स टू 0 काइनेटिक एनर्जी अपनी कौन सी वैल्यू दे रही होती है, मैक्सिमम, और वो हो जाती है हाफ एम, वी की वैल्यू आ जाती है ए ओमेगा, ए का मतलब एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये कब है, जब हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एट एक्स इक्वल्स टू 0 यानी कि मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाती है मिनिमम, यानी कि क्या वैल्यू हो जाती है 0। तो अब हमारे पास ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है टोटल एनर्जी इज 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, टोटल एनर्जी जो है वो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी 0 तो नहीं होगी। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अ प्लेट विच इंड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज नोन एज, वो प्लेट जो कि एक डिजायर अमाउंट का फेज डिफरेंस इंड्यूस करती है दो रेज के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन प्लेट। रिटार्डेशन प्लेट जिन्हें वेव प्लेट्स भी कहा जाता है ना, जिनको वेव प्लेट्स भी कहा जाता है। तो ये वेव प्लेट्स क्या करती है, ये इंट्रोड्यूस करती है फेज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स। these plates introduces phase difference between ordinary and extraordinary rays। तो हमारे पास दो वेव प्लेट होती है, क्वार्टर वेव प्लेट और एक कौन सी होती है, हाफ वेव प्लेट। तो एक हमारे पास एक होती है क्वार्टर वेव प्लेट। तो ये जो क्वार्टर वेव प्लेट है ये π/4 का फेज डिफरेंस लाती है, यानी कि λ/4, और एक होती है हमारे पास हाफ वेव प्लेट, ये कितने का लाती है, ये π/2 का लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी विद विच फोर्स पेरियोडिक ऑसिलेशन ऑसिलेट। फोर्स पेरियोडिक ऑसिलेशन किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, तो फोर्स्ड जो पेरियोडिक ऑसिलेशन है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर है उसके साथ ऑसिलेट करते हैं। तो इन फोर्स्ड ऑसिलेशन सिस्टम system vibrates with frequency of external periodic force। it does not oscillate with natural frequency। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो,
अ विंडो विच कैन ट्रांसमिट ऑल द इंसिडेंट लाइट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलेंगे ब्रूस्टर विंडो, क्योंकि ये किस पर काम कर रही है, ब्रूस्टर एंगल पर काम कर रही है। तो एट ब्रूस्टर एंगल, एट ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड जो इनिशियली है ना, तो जो हमारे पास जो जितने भी रिफ्लेक्शन है वो और कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ब्रूस्टर विंडो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ब्रूस्टर विंडो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी रिफ्लेक्टेड इनिशियली हुआ होगा वो सारा का सारा पैरेलल पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड इनिशियली for parallel polarization, parallel polarization becomes zero, तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्रूस्टर विंडो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिएक्सियल क्रिस्टल, इनमें से कौन यूनिएक्सियल क्रिस्टल है। तो यूनिएक्सियल क्रिस्टल का मतलब होता है वो है क्रिस्टल जो केवल और केवल एक ऑप्टिकल एक्सिस को पजेस करे। तो यूनिएक्सियल crystal possesses only one optical axis, only one optical axis, only one optical axis। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्वार्ट्ज, दूसरा हो जाएगा कैल्साइट और तीसरा हो जाएगा टुरमलीन। ठीक है, तो जो माइका है वो कौन सा होता है, माइका होता है बाई एक्सियल। तो माइका जो है, माइका वो कौन सा होता है, बाई एक्सियल होता है। तो हमें जो पूछा है कि यूनिएक्सियल कौन है, तो यूनिएक्सियल कौन आ जाएगा, क्वार्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट, विच लेंस इज यूज टू मिनिमाइज मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब है ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको पास की चीज़ जो है वो तो क्लियर दिखाई देगी, पर जब आप दूर की चीज़ देखोगे तो उसकी इमेज रेटिना में पहले ही बन जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस का जब हम यूज़ करते हैं तो कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, जो रेज आती है उसको डाइवर्ज कर देते हैं, और डाइवर्ज कर देते हैं तो जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, रेटिना पर फॉर्म होती है। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्ज द रेज so that image forms on the retina, image forms on the retina। तो इमेज जो है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, रेटिना पर फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग विद 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर देन द एंगुलर सेपरेशन ऑफ टू लाइन्स इन द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेटिंग एलिमेंट जो दिया हुआ है एन मतलब होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, तो ये जो n की वैल्यू दी है ये दी है 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा 5 × 10⁵ लाइन्स पर मीटर, ये हो गया। ठीक है, स्पेसिंग जो होती है, स्पेसिंग बराबर होती है डी, ग्रेटिंग स्पेसिंग जो होती है, स्पेसिंग डी वो बराबर होती है 1/n। तो ये आ जाएगा 1/5 × 10⁵। फिर ग्रेटिंग की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, ग्रेटिंग इक्वेशन होती है d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्बडा। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है तो m की वैल्यू है 1, तो यहाँ से d sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्बडा। तो sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे λ/d। तो लैम्बडा की वैल्यू इनिशियल ले लो आप 5000, और d की जो वैल्यू है वो हो गई 1/5, है ना। d की जो वैल्यू हो गई 1/, ये d की वैल्यू हो गई यहाँ से 1/5 × 10⁵, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से
हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, ये 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10 पावर -10 कर लेना है इसको। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 पावर -7, ऊपर 5 चला जाएगा और ये 10 पावर 5 भी हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू होगी 25 × 10 पावर -2, ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एंगुलर सेपरेशन निकालना है। तो एंगुलर सेपरेशन के लिए जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा d cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू टी लैम्बडा। m की वैल्यू तो 1 हो गई, तो यहाँ से हमें निकालना है d थीटा। तो d थीटा बराबर हो जाएगा d लैम्बडा अपॉन d cos थीटा। d लैम्बडा जो है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है d लैम्बडा वो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर 5000 है, 5006 है, तो d लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 d लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास d की वैल्यू है, वो d की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है, ये आ गई 1/5 × 10 पावर 5। और cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये सारी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.02 डिग्री। इसको रेडियन में आंसर आएगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, होगा ऐसे ही, इसको कर लेना है एक बार। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, और इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।